खारे कड़वे जीवन में मिश्री की डली घुल जाती है, उसकी कलम सब भूल के जब जीवन की कहानी सुनाती है। नमस्कार, साहित्यिकी में आप सभी का स्वागत है। जीवन के कड़वे अनुभवों को अगर लोरी में बदलना हो तो क्या करें? जीवन के अभावों में अगर सुंदरता भरनी हो तो क्या करें? शहर के जंगलों में मरुथल हो चुके हृदय को अगर हरियाली से जोड़ना हो तो क्या करें? कला से जुड़े, साहित्य से जुड़े, साहित्यिकी से जुड़े। साहित्यिकी जो खोलती है साहित्य का सुंदर संसार आपके लिए। तो आइए देख लेते हैं क्या कुछ विशेष है इस सप्ताह साहित्यिकी में आपके लिए। आज जीवन यात्रा में मिलेंगे प्रसिद्ध नाटककार, कवि और लेखक श्री प्रताप सहगल जी से। पुस्तक चर्चा में आप तक पहुंचेगी किताब यशपाल, क्रांति से कलम तक। और किताबों की दुनिया में आपको लिए चलेंगे सेंट्रल लाइब्रेरी IIT नई दिल्ली के पुस्तकालय में। बिखरती शाम को लफ्ज़ों में पिरोया जाए, बहुत खाली हैं ये आँखें, एक ख्वाब संजोया जाए। शब्दों की माला जो गुजरते लम्हों को किस्सों, कहानियों, गीतों, कविताओं में ढाल देती हैं। जब यादों के जंगल में हम अकेले होते हैं, तन्हा होते हैं, तो यही शब्द हमें प्रेरित करते हैं। और ऐसी प्रेरणा रचने वाले साहित्यकारों से, शब्द साधकों से हम आपको मिलवाते हैं जीवन यात्रा में। जीवन यात्रा में एक ऐसे ही साहित्यकार से आज आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने संगीत नाटक अकेडमी, मैथिली शरण गुप्त सम्मान और एशियन एकेडमी ऑफ आर्ट के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों को हासिल किया है। आपको मिलवा रहे हैं जीवन यात्रा में वरिष्ठ साहित्यकार, नाटककार और बेहद संवेदनशील कवि श्री प्रताप सहगल जी से। आज जीवन यात्रा में आपको मिलवा रहे हैं वरिष्ठ साहित्यकार, नाटककार, बेहतरीन कहानियाँ और कविताएं हिंदी पाठकों को देने वाले, साथ ही बाल साहित्य को अपनी कलम से समृद्ध करने वाले श्री प्रताप सहगल जी से बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन यात्रा में। नमस्कार। आप नाटककार के रूप में विख्यात हैं, लेकिन जैसा कि हम आपके साहित्य तक जितना पहुँच सके, आपने सभी विधाओं को कुछ ना कुछ दिया है। कविता लेखन से शायद आप साहित्य से जुड़े और फिर नाटक तक पहुँचे। हाँ, ये बात सच है कि दरअसल शुरुआत सबकी कविता से ही होती है। जिन्होंने भी लिखना शुरू किया है, शुरू में कुछ ना कुछ उन्होंने छंद रचे होंगे, कुछ तुकबंदियाँ की होंगी, तो वो बाद में धीरे धीरे विकास होता है जैसे व्यक्ति का, फिर वो अन्य विधाओं की ओर मुड़ता है और देखता है कि कौन सी विधा उसके लिए ज़्यादा कारगर हो, क्योंकि अभिव्यक्ति के माध्यम हैं ये सारे। तो अभिव्यक्ति का कौन सा माध्यम किस लेखक के लिए उपयुक्त ठहरता है, ये वो लेखक को स्वयं ही चुनना होता है और उसमें थोड़ा समय लगता है। तो इसलिए कविताओं से शुरू करके फिर मैं कहानियों की ओर आया, कहानियों से फिर मैं नाटक की ओर आया और धीरे धीरे नाटक में इतना रमता चला गया कि और विधाएं जैसे छूटी तो नहीं लेकिन कम हो गई। संस्मरण भी लिखे, यात्रा वृतांत भी लिखे, डायरी भी लिखी, बाल साहित्य भी लिखा जैसा आपने कहा, व्यंग भी कुछ लिखे, लेकिन मुख्यतः नाटक ही हैं। ऐसी कौन सी बात थी नाट्य लेखन की जिसने आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित किया, जिससे आप बंधते चले गए? देखिए, साहित्य में दो चीज़ें ऐसी हैं, दो विधाएं ऐसी हैं जो सीधे सीधे आपको लोक से जोड़ती हैं। पहली है कविता और दूसरी है नाटक। कविता क्योंकि वो धीरे धीरे पाठ्य होती चली गई, वो भी पढ़ने की चीज़ हो गई। मंचों पर कविता कम और हंसी के गोलगप्पे, चुटकुले, इस तरह की बातें ज़्यादा, हंसोड़ किस्म की चीज़ें, वो कविता नहीं है। वो भड़ेती के नाम पर जिसको कविताएं कहते हैं वो कविता नहीं है। तो कविता तो एक बहुत ही गंभीर विधा है, वो मंच से गायब हो गई। मैंने अपने लड़कपन में लाल किला के कवि सम्मेलन देखे, मैंने बच्चन को सुना, दिनकर को सुना, भवानी प्रसाद मिश्र को सुना, गोपाल दास नीरज को सुना। तो ऐसे ऐसे कवि लोग आया करते थे, तो एक आनंद आता था, एक कुछ लेकर आते थे हम। अब क्या है, तो इसलिए मंच से जो अच्छा कवि है वो कट चुका है, वो इस तरह से लोक से भी लगभग कट चुका है। तो अब कौन सा माध्यम बचता है? केवल और केवल नाटक।
नाटक अभी भी एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप सीधा लोक से जुड़ते हैं। यानी जब आप मंच पर कविता का पाठ करते हैं तो आपके श्रोता 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 भी हो सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से नाटक भी अगर आप छोटी जगहों पर जाएं तो 8-8, 10-10 हज़ार श्रोता होते हैं, वो दर्शक होते हैं, देखते हैं वो। यहाँ शहरों में थोड़े कम है, शहरों में तो क्योंकि प्रोसीनियम थिएटर ज़्यादा होता है और उसमें प्रेक्षागृहों में लोग जाते हैं तो 500, 400, 500, 300, 400, लेकिन अगर ज़्यादा शोज़ होते हैं तो तब भी, और फिर विभिन्न शहरों में होते हैं, तो इसलिए नाटक का विस्तार ज़्यादा होता है। और नाटक कविता के करीब भी थोड़ी सी है नाटक का जो सारा मिजाज है, जो नाटक की दृश्य संरचना है, जो उसकी इमेजेस हैं, जो उसके सिंबलिज्म है, वो कहीं ना कहीं कविता के करीब जाके पहुंचता है। तो इसलिए नाटक मुझे ज़्यादा उपयुक्त लगा क्योंकि उसमें वो परफॉर्मिंग आर्ट बन जाता है। उसमें और बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, अभिनेता जुड़ जाता है, निर्देशक जुड़ जाता है, संगीतकार, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, तो ये सारी जो जितने भी आर्ट फॉर्म्स हैं वो वहाँ पर समाहित होती हैं नाटक में, और उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, कविता से भी ज़्यादा होता है। थोड़ा बचपन की तरफ चलते हैं आपके, कैसी यादें हैं? क्या बचपन में भी खूब नाटक देखे हैं आपने? बचपन में तो रामलीला देखते हैं। अब मैं तो, मेरा जन्म तो जंग में हुआ और 1945 में हुआ। अब तब तो भारत का विभाजन भी नहीं हुआ था। तो भारत के विभाजन के बाद हम लोग यहाँ चले आए, रोहतक में थे, और रोहतक में कुछ इस तरह का माहौल नहीं था, बिल्कुल वहाँ पर अलग माहौल था। लेकिन जब उसके बाद हम 1955 में दिल्ली में आए तो दिल्ली में यहाँ कुछ रामलीलाएँ और इस तरह की जैसे आम बच्चे देखते हैं, उसी तरह से मेरा भी बालपन वैसा ही कटा है। स्कूलों में जो कभी कभी एक आध नाटक करवा दिया करते थे, बस उतना ही अनुभव था। इससे ज़्यादा नाटक के बारे में मुझे और कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी, पढ़ने तक थी बस। अच्छा, शरारती थे आप? शरारती था, लेकिन मेसा शरारती, मेसा होता है पंजाबी में एक शब्द, मतलब शरारत कर जाना और पता ना चलने देना। जी, फिर इस्तम टाइप के। जी, आपके नाटकों की तरफ फिर से लौटते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि हम जब आपसे बात कर रहे थे इससे पहले भी, आपने इस बात से इनकार किया कि नाट्य लेखन की परंपरा और नाट्य मंचन की परंपरा कमज़ोर नहीं पड़ रही है, बल्कि आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि वो समृद्ध हो रही है, हमेशा से ही समृद्ध रही है। आपके नाटकों की बात करें, बुल्ले शाह जैसे, रामानुजन जैसे बेहतरीन नाटक आपने दिए जो लगातार मंचित होते जा रहे हैं। जब दर्शकों का प्यार मिलता है और आप पहुंच पाते हैं उन तक, उनकी प्रतिक्रिया आप तक पहुंच पाती है, तो कैसा लगता है? और एक और सवाल है सबसे इससे ही जुड़ा हुआ, इन किरदारों को चुनना, बुल्ले शाह जैसा किरदार या रामानुजन जैसा किरदार, इतिहास की पूरे गलियारे में से इन किरदारों को उठाना, ये कैसे मतलब आपने चुना? दो सवाल हैं आपके। पहला तो ये है कि जब लोग देखते हैं, दर्शक देखते हैं, तो जब उनकी प्रतिक्रियाएं आती हैं तो मुझे कैसा महसूस होता है। मुझे लगता है उससे अच्छा अनुभव और कहीं मिलता नहीं। वो बहुत ही एक अनूठा अनुभव है जो केवल वही महसूस कर सकता है जो उसमें है, जो शामिल है, चाहे वो नाटककार हो, चाहे वो अभिनेता हो, निर्देशक हो, लाइटमैन हो, कोई भी हो, म्यूज़िक वाला हो, वो ये अनुभव कर सकता है। तो वो एक लाइव एक्सपीरियंस होता है, वो बिल्कुल सीधा सीधा दर्शक की जो निगाहें हैं, दर्शकों के जो चेहरे हैं, वो बता देते हैं कि आपकी रचना का असर वहाँ तक कितना हुआ है, पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है। उनकी जो तालियों की गड़गड़ाहट है वो बता देती है कि प्रतिक्रिया कैसी है। प्रतीक्षा नहीं करनी होती, आप तक सीधे पहुँच तत्काल। और फिर नाटक जब भी होता है नया होता है। आज जो मंचन हो गया वो आज हो गया, फिनिश। कल जो होगा वो अलग तरह से होगा, उसमें कुछ ना कुछ तब्दीलियां हो जाएंगी, कुछ बातें हो जाएंगी। हो सकता है कोई अभिनेता बदल जाए, हो सकता है अभिनेता जिसने वही अभिनय किया है उस दिन और बेहतर अभिनय करे या उससे ख़राब करे, दोनों स्थितियाँ हो सकती हैं। तो ये कहना कि अब नाटक, वो फिल्म तो है नहीं कि एक बार आपने रिकॉर्ड कर ली और फिर वो वैसी की वैसी चलती रहेगी। नाटक तो हर दिन नया होता है, इसलिए हर बार नया अनुभव होता है। तो इसलिए नाटक के साथ जुड़ना और उस अनुभव से गुजरना ये बहुत ही आनंददायक है। दूसरा सवाल आपका ये था कि ऐतिहासिक पात्र मैं क्यों चुनता हूँ। इसके दो कारण हैं। एक तो बहुत सारे ऐतिहासिक पात्र हमारे
बिल्कुल अनछुए। चले गए हैं, कुछ पता नहीं, लोग सुनते ही नहीं और उनको पता ही नहीं, सुना ही नहीं है। अब मैं आपको अन्वेषक, जब मैंने नाटक लिखा, ये 1994 में छपा था और मंचन भी हुआ। उसके बाद जो बहुत उसका अच्छा मंचन हुआ यहाँ दिल्ली में, सतीश आनंद ने किया था, वो 2002 में हुआ और उसके बाद वो नाटक बहुत जगह मंचित हुआ। अब उसका जो मुख्य पात्र है वो है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जी। इससे पहले आर्यभट्ट का नाम केवल मैं भी इतना ही जानता था कि आर्यभट्ट के नाम की एक सैटेलाइट भारत ने छोड़ी है, लेकिन इससे अधिक जानकारियां नहीं थी। या ये मैथमेटिशियन था या क्या, ये भी नहीं पता था कि खगोलविद था, वो बहुत बड़ा खगोलविद था। और वो फलित ज्योतिष के बजाय जो खगोलीय जो शास्त्र है उस पर उसका ज़्यादा गहन अध्ययन था। और उसने, वो एक ऐसा शख्स था जिसने बहुत सारी थियोरी, जिसको हम कोपरनिकस के नाम से हम जानते हैं कि वो उसने बताया कि पृथ्वी सूर्य की ओर घूमती है, ये आर्यभट्ट पहले बता चुका है। आप आर्यभट्टीय पढ़ी है उसकी, जो 5वीं शताब्दी में आई थी। 5वीं शताब्दी में ये आदमी वो खोजें कर चुका था। शून्य का इस्तेमाल कैसे करना है ये वो कर चुका था, दशमलव कैसे इस्तेमाल करना है ये वो कर चुका था, और बहुत सारी बातें। कविताओं तक ज़रा पहुंचते हैं आपकी, और आप हमारे साथ हैं तो आपसे कविता ज़रूर सुनना चाहेंगे। कौन सी कविता आप हमारे लिए लेकर आए हैं, हमारे श्रोताओं और पाठकों दर्शकों? जी बिल्कुल। नए सिरे से कासे कविता कहना सीखें, नए सिरे से शब्दों के हम अर्थ लगाएं, नए सिरे से समझें हम फिर संबंधों को, नए सिरे से दुनिया का भूगोल बनाएं। नए सिरे से रोपें हम बीजों पेड़ों को, नए सिरे से जीना सीखें, छोटा मोटा तूफान उठाएं, नए सिरे से जाने हम मन की खानों को, जैसे भी आडंबर पलते उन्हें जलाएं, उतरें गहन गुफाओं में संभव हो तो, तत्व जहां भी हो पहचाने पाएं, सिक्के सा खनका के उसको तुरंत उठा लें, पास बहुत ही पास उसे अपने ले आएं, नए सिरे से पहचाने हम फिर संबंधों को, नए सिरे से कासे कविता कहना सीखें। वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। साहित्य यानी शब्दों की अथक साधना। शब्द साधक इस साधना के माध्यम से न केवल खुद को बदलते हैं, बल्कि उनके भीतर समय की धारा को बदलने का भी मादा होता है। और ऐसा करते हुए वे न जाने कितने पड़ावों, कितने अनुभवों से गुजरते हैं, कितनी भूमिकाओं को जीते हैं। एक ऐसे ही साहित्यकार थे यशपाल जी, जिन्होंने न केवल आज़ादी की क्रांति में हिस्सा लिया, बल्कि साहित्य की क्रांति में भी अनमोल योगदान दिया। आज पुस्तक चर्चा में उन पर लिखी किताब आप तक पहुंच रही है। यशपाल, क्रांति से कलम तक। क्यों विशेष है ये पुस्तक, आपके लिए बता रहे हैं वरिष्ठ साहित्यकार महेश दर्पण जी। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में क्रांतिकारी यशपाल का महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदी अकादमी से प्रकाशित यशपाल क्रांति से कलम तक एक ऐसी पुस्तक है जिसमें यशपाल जी के अवदान को महत्वपूर्ण तरह से रेखांकित किया गया है। प्रदीप पंत एक वरिष्ठ कथाकार हैं जिन्होंने इस पुस्तक का संपादन किया है। 7 अध्यायों में विभक्त यह पुस्तक अतीत और व्यतीत से प्रारंभ होती है। इस अध्याय में कथाकार कमलेश्वर ने बताया है कि क्रांतिकारी यशपाल का आज़ादी की लड़ाई के इतिहास में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने बताया कि उनकी पीढ़ी पर यशपाल का कितना गहरा असर रहा। चंद्रशेखर की शहादत और भगत सिंह की फांसी के बाद रिपब्लिकन आर्मी की कमान संभालने वाले यशपाल ने न सिर्फ क्रांति की मशाल जलाई, बल्कि अपने लेखन से भी एक अभूतपूर्व इतिहास का निर्माण किया। इब्बार रब्बी ने इस लेख में बताया है कि भगत सिंह और अपने बारे में यशपाल ने तमाम अफवाहों का खंडन बड़े तरीके से किया। विचार विमर्श खंड में 7 विद्वानों के लेख बताते हैं कि यशपाल वैचारिक रूप से कितने समृद्ध थे और उनके लेखन में क्रांतिकारी विचारों का क्या योगदान था। उपन्यास आकलन में विद्वान लेखकों ने समीक्षात्मक लेख दिए हैं
जिसमें यशपाल के उपन्यास झूठा सच, दिव्या, मनुष्य के रूप, मेरी तेरी उसकी बात पर गहन समीक्षाएं की गई हैं। कथा जगत में यशपाल की कहानियों पर विचार किया गया है। उनकी कथा दृष्टि और नई दुनिया रचने का सपना क्या था, इसे विद्वानों ने पहचानने की कोशिश की है। तीनों लेखकों में ये बात समान रूप से देखी गई है कि वे यशपाल के कहानी लेखन से पूर्णतः प्रभावित हैं। उनकी 5 कहानियाँ इस पुस्तक में संग्रहित हैं, जिसमें प्रमुख हैं उत्तमी की माँ और लैंप शेड। साहित्य समग्र पर यशपाल के संपूर्ण लेखन पर विचार किया गया है और बताया गया है कि उनकी रचना यात्रा कितनी विराट रही। शेष विशेष में शख्सियत का दूसरा पहलू जगदीश चंद्रिकेश ने प्रस्तुत किया है, जबकि अनजाने प्रसंगों को प्रस्तुत किया है यशपाल के पुत्र आनंद ने। ये ऐसे प्रसंग हैं जिन्हें पढ़कर आप खिल उठेंगे। आंदोलन में भाग लेना यशपाल ने कैसे प्रारंभ किया और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के संपर्क में वे कैसे आए, यह पुस्तक यह बात विस्तार से बताती है। भगवती चरण बोहरा उनके निकटतम मित्रों में तो थे ही। लाहौर बम फैक्ट्री पकड़े जाने पर यशपाल की फरारी इस किताब में ऐसे बताई गई है जैसे हम उन दिनों का एक जीता जागता चित्र देख रहे हों। लॉर्ड इरविन की रेल के नीचे बम रखने के बाद क्या हुआ, कैसे हुआ और यशपाल कैसे दृश्य से गायब हो गए, ये एक गौर करने वाली बात है। प्रकाशवती जैसी क्रांतिकारी महिला से विवाह और फिर आंदोलन में प्रकाशवती के उल्लेखनीय योगदान को भी यह किताब सामने रखती है। यशपाल जी ने विप्लव और बागी जैसी पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ किया, जिससे देश के नौजवानों को आंदोलन में काम करने की प्रेरणा मिले। अंग्रेज सरकार के विरुद्ध उनके अनेक कार्य ऐसे थे कि कई बार पत्रिका बैन की गई। ऐतिहासिक चित्रों और दस्तावेजों से सुसज्जित यह किताब अपने आप में एक संग्रहणीय ग्रंथ है। मैं कहना चाहूँगा कि पद्म भूषण सहित साहित्य अकादमी और मंगला प्रसाद पारितोषिक जैसे अनेक सम्मानों और पुरस्कारों से सम्मानित इस महान लेखक और क्रांतिकारी के जीवन को जानने के लिए यह पुस्तक आज पठनीय है, क्योंकि नई पीढ़ी को इससे बहुत प्रेरणा मिल सकती है। किताबें करती हैं बातें बीते ज़मानों की, दुनिया के इंसानों की, पल पल की, आज की, कल की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? सफदर हाशमी जी की ये कविता किताबों का सतरंगी संसार हम पर खोलती हैं। जो व्यक्ति किताब पढ़ता है उसके पास जीवन को देखने का एक नहीं 1000 नज़रिए होते हैं। तो क्यों ना आप भी किताबों से जुड़ जाइए। आपको लिए चलते हैं किताबों की दुनिया में, और आज आपको लिए चल रहे हैं सेंट्रल लाइब्रेरी IIT नई दिल्ली के पुस्तकालय। बात करेंगे यहाँ के पुस्तकालय अध्यक्ष डॉक्टर नबी हसन और उप पुस्तकालय अध्यक्ष डॉक्टर नीरज चौरसिया से। IITs जो हैं 23 हैं और 3 जनरेशन हैं IITs के, जिसमें IIT दिल्ली जो है पहले जनरेशन का IIT है जो कि 1961 में बना था। और जब 1961 में IIT दिल्ली बना, उसी के साथ केंद्रीय पुस्तकालय की भी स्थापना हो गई थी। इनिशियली ये टेक्सटाइल ब्लॉक में स्थापित हुआ था पुस्तकालय, उसके बाद ये मेन बिल्डिंग में आया जो कि जिस बिल्डिंग में हम आज हैं। और इस पुस्तकालय में एक ये केंद्रीय पुस्तकालय और हमारे 36 यूनिट लाइब्रेरीज भी हैं, जिसमें एक हमारा अबू धाबी कैंपस भी है। हमारे तकरीबन 13,000 स्टूडेंट हैं IIT दिल्ली के और सभी पुस्तकालय की सुविधाओं का लाभ लेते हैं। हमारे पास 3 लाख से ऊपर प्रिंटेड कलेक्शन है और हमारे पास 80,000 के आसपास ई जर्नल्स हैं
और हमारे पास डेटाबेसेस और एकेडमिक टूल्स भी हैं। कुल मिला के हमारे पास जो कलेक्शन है ई रिसोर्सेज का प्रिंटेड कलेक्शन हमारी सभी फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर पाता है। इस पुस्तकालय की सबसे अच्छी बात जो है, हम लोग अर्ली अडेप्टर ऑफ टेक्नोलॉजी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया में कोई भी टेक्नोलॉजी जब आती है पुस्तकालय में लागू करने के लिए, तो कोशिश हमारी ये होती कि सबसे पहले हम IIT दिल्ली में लेके आएँ, और हम लोग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या टूल्स को प्रीफर करते हैं, मतलब जिसमें हमें पैसे नहीं खर्च करने पड़ते, मेहनत करनी पड़ती, बट हम बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी सुविधाएं काफ़ी आसानी से लोगों तक पहुंचती हैं। जैसे कि चाहे इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, चाहे इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर है, हमारी लाइब्रेरी ऐप भी है, हमारा चैटबॉट भी है जिसको हम बिबडायल प्लस कहते हैं। कुल मिला के हमारी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। ये बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरी है, एकेडमिक लाइब्रेरी है, जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को ज़्यादा सपोर्ट करती है, बट चूँकि हमारा मैनेजमेंट स्टडीज़ भी है, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस भी है, तो हमारे पास उस तरह की रिसोर्सेज भी हैं। जहाँ तक सेवाओं की बात है, और काफ़ी लंबे समय तक खुली रहती है। एक तरह से लाइब्रेरी सुबह 7 बजे खुल जाती है और 7 से 8 हम लोग हाउसकीपिंग और जो थोड़ा सा क्लीनिंग का है वो सब मैनेज करते हैं, और फिर 8 बजे से सुबह 3 बजे तक लाइब्रेरी रेगुलर बेसिस पे खुली रहती है, पूरी लाइब्रेरी बिल्डिंग। और जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये लाइब्रेरी 24 घंटे खुली रहती है। और हमारे पास जो स्टाफ हैं बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, हमारे ऑफिसर्स ज़्यादातर PhD हैं, और हमारी जो रिसर्च सपोर्ट सर्विसेज एंड आउटरीच प्रोग्राम हैं जो कि हम लोगों तक पहुंचते हैं। इसका मतलब अगर लोग लाइब्रेरी नहीं आ सकते तो लाइब्रेरी उनके पास पहुंचती है, उनको घर से सुविधाएं लाइब्रेरी की प्रोवाइड की जाती हैं, चाहे उनको रिमोट एक्सेस से हम सुविधाएं प्रदान करें या दूसरे तरह के माध्यम से प्रदान करें। तो कुल मिला के लाइब्रेरी बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न लाइब्रेरी है, बहुत ज़्यादा ऑटोमेटेड लाइब्रेरी है। और एक और अच्छी बात है कि ये अकेली लाइब्रेरी ऐसी है पुरानी IITs या ISC से, जो कि एक NPTEL का साइंस कम्युनिकेशन में कोर्स ऑफर करती है। और इससे पहले ये लाइब्रेरी नेशनल रिसोर्सेज सेंटर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का MOOC प्रोग्राम था, उसमें कोर्स सक्सेसफुली 2 एडिशन कर चुकी है। तो सारी सुविधाओं से ये लैस है लाइब्रेरी, और हम चाहते हैं कि लोग इस लाइब्रेरी की सुविधाओं का फ़ायदा उठाएं। हमारा जो संस्थान का केंद्रीय पुस्तकालय है, ये विकेंद्रीकृत पुस्तकालय है, डिसेंट्रलाइज पुस्तकालय है, जिसमें कि कई तरह के सेक्शंस हैं, कई अपने उनके यूनिट्स हैं, जिसमें कि रीडर सर्विसेज डिवीज़न है, कंप्यूटर एप्लीकेशन डिवीज़न है, कलेक्शन डेवलपमेंट डिवीज़न है, साथ ही साथ रिसर्च सपोर्ट सर्विसेज है। इस तरह से टेक्स्ट बुक एंड बुक बैंक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए टेक्स्ट बुक बुक बैंक सेक्शन है। साथ ही साथ हमारे संस्थान का पुस्तकालय जो यहाँ पे थीसिस सबमिट होते हैं संस्थान में, उनका भी डिजिटाइजेशन किया जा चुका है, और डिजिटाइज जो थीसिस हैं वो कोई भी यूज़र अब एब्स्ट्रैक्ट लेवल तक उनको एक्सेस कर सकता है। साथ ही साथ बहुत सारी सेवाएं हैं, उन सेवाओं का लाभ हमारे संस्थान के विद्यार्थी उठाते हैं। जहाँ तक बुक रिकमेंडेशन सिस्टम की बात है, एक हमने ऑनलाइन बुक रिकमेंडेशन सिस्टम डेवलप किया है, जिसके माध्यम से कोई भी फैकल्टी मेंबर कोई भी बुक रिकमेंड कर सकता है और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है कि उसने कौन सी बुक को रिकमेंड किया है। हमारा संस्थान में लगभग 1000 यूजर्स एक साथ बैठ सकते हैं, और साथ ही साथ लाइब्रेरी का जो ओपनिंग आवर्स है काफ़ी लंबा है, और इस दौरान जो भी सुविधाएं हैं सारी सुविधाएं यूजर्स को प्रदान की जाती हैं। तो ये था किताबों का सतरंगी संसार। किसी ने कहा है कि जब भी शाम ढले और आंगन में दीप जले तो जीवन की किताब से कोई अच्छी सी कविता पढ़ना, जीवन से भरे, उम्मीद से भरे नए शब्द गढ़ना। विदा हमेशा उम्मीदों से भरी होनी चाहिए, आशा से भरी होनी चाहिए, और इसी उम्मीद के साथ कि साहित्य की दुनिया से आपका ये रिश्ता और गहरा और मीठा और संवेदनशील होगा, आपको छोड़े जा रहे हैं आज साहित्यिकी में, इसी वादे के साथ कि अगले हफ्ते फिर साहित्य का सतरंगी संसार लेकर आएंगे आपके लिए। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।